हमने तृप्ति जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। वैसे सारे टेस्ट से साफ हो गया है कि वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर है, लेकिन उनको होश आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव का दिल बैठ सा गया। उसने शीशे से अंदर देखा। तृप्ति आईसीयू बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। तृप्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तृप्ति की कोई गलती नहीं थी। अगर तृप्ति ध्रुव की गर्लफ्रेंड ना होती तो उस पर किसी तरह का संकट नहीं आता। यही बात ध्रुव को अंदर से खाई जा रही थी। तभी ध्रुव ने देखा कि निधि फूल और फल लेकर उसकी तरफ आ रही थी। ध्रुव को यह देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसे नहीं लगा था कि निधि का दिल इतना बड़ा होगा। ये जानने के बाद भी कि तृप्ति ध्रुव की गर्लफ्रेंड है, निधि उसके लिए फल और फूल लेकर आई थी। निधि ने पास आके ध्रुव को गले से लगा लिया। पता चला क्या ये सब किसने किया है? कोई है जिसका सरनेम वडाली है। राहुल वडाली नाम है उसका। ध्रुव के मुंह से वडाली सरनेम सुन के निधि चौंक गई। वडाली फैमिली? ध्रुव को निधि की आवाज से ही समझ आ गया था कि मामला थोड़ा सीरियस है। तुम जानती हो इस इंसान के बारे में? निधि ने हाँ में सिर हिलाया। ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि वडाली फैमिली अपने ऑपरेशंस को बहुत ही सीक्रेट रखती है। लेकिन इतना जरूर पता है कि राहुल वडाली एक बहुत ही रुथलेस इंसान है। उसे कई बड़े लोगों की बैकिंग भी मिली हुई है। लोग ही नहीं, कई सारे बैंक्स भी हैं जो वडाली ग्रुप को अंधा सपोर्ट करते हैं। कहा तो ये जाता है कि उन बैंक्स के बीच वडाली ग्रुप को लोन देने की होड़ लगी रहती है। निधि की बात सुन के ध्रुव कुछ पलों के लिए पूरी तरह से चुप हो गया। उसको शायद समझ आ रहा था कि उसे वडाली ग्रुप की जड़ें कहाँ से हिलानी है। जब ध्रुव काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो निधि ने गला साफ करते हुए उससे पूछा, तुम क्या करने का सोच रहे हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। निधि को पता था कि ध्रुव को किसी से हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन निधि ध्रुव की मदद करना चाहती थी। थैंक्स निधि, बट अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लूंगा। ध्रुव का इशारा साफ था। ध्रुव के साथ कुछ देर और वक्त बिताने के बाद निधि हॉस्पिटल से चली गई। वहीं ध्रुव ने हॉस्पिटल से निकल के सीधा निहाल को कॉल किया। कुछ पता चला इस वडाली ग्रुप के बारे में? ध्रुव ने निहाल से पूछा। सर, मैंने आपसे पीडीएफ शेयर किया है। उसमें राहुल वडाली के काले और सफेद सभी कारनामों का चिट्ठा है। निहाल ध्रुव को कभी डिसअपॉइंट नहीं करता था। ठीक है, अब पतंग काटो इस राहुल वडाली। इससे पहले ध्रुव पीडीएफ पढ़ के निहाल को और भी इंस्ट्रक्शंस दे पाता, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो ध्रुव ने कॉल को इग्नोर किया, लेकिन कोई अजनबी लगातार ध्रुव को कॉल किए ही चला जा रहा था। आखिर में परेशान होकर ध्रुव ने कॉल उठा ही लिया। हेलो, मैं राहुल वडाली बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात ध्रुव गिल जी से हो रही है? ध्रुव राहुल वडाली की आवाज सुन के हैरान ही रह गया। आखिर राहुल वडाली उसे क्यों कॉल कर रहा था? यार ध्रुव, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में जान के बहुत दुख हुआ। पता चला कि स्टेज कोलैप्स हो गया जब वो परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही थी। क्या ये सच है? ध्रुव कुछ भी नहीं बोला, वो बस राहुल की बातें गौर से सुन रहा था। राहुल ने आगे बोलना जारी रखा। यार वैसे तो मुझे पता भी चल चुका है कि ये घटिया हरकत आखिर किसने की है। तुम उस योगेंद्र को जानते हो? वही था इस पूरी घटना के पीछे का मास्टरमाइंड। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जस्टिस जरूर दिलाएंगे। आपसी झगड़ों में किसी के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शामिल करना अच्छी बात नहीं है। योगेंद्र ने ऐसा करके गलती कर दी है, उसे इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी बन जाएगा ताकि दिल्ली में दोबारा किसी को ऐसा करने की हिम्मत ना पड़े। जब राहुल को लगने लगा कि वो स्पीच सी दिए जा रहा है तो वो चुप हो गया। उसे हैरानी हो रही थी कि फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है। क्या फोन कट चुका था? राहुल ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कॉल तो चल रही थी। राहुल वडाली, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। मुझे पता है कि ये सब तूने किया है और योगेंद्र के ऊपर इल्जाम डाल के तू मुझे तो बेवकूफ नहीं ही बना पाएगा। ध्रुव की आवाज से राहुल उसके इरादे भांप गया था। ध्रुव, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? बिना सबूत के मेरे जैसे रिस्पेक्टेड आदमी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा। और तुम उस योगेंद्र को जानते हो ना, इतना गिरा हुआ आदमी है वो। उसने कितनी एक्ट्रेसेस को काम दिलाने के बहाने एक्सप्लॉइट किया था। वो तो है ही क्रिमिनल। और ये जान लो कि तुमसे बदला लेने के लिए ही उसने ये सब किया है। राहुल की बात सुन के ध्रुव का गुस्सा और भी बढ़ गया। 100 झूठ बोल देने से तेरे पाप नहीं धुल जाएंगे। जो कुछ भी तूने किया है वो तू 10 मिनट में रिग्रेट करना स्टार्ट कर देगा और उसके कुछ देर बाद तेरी फैमिली इस बात को लेकर रिग्रेट करेगी कि उन्होंने तुझे जन्म क्यों दिया। थोड़े ही दिनों के अंदर तू मेरी तृप्ति के पैर पर नाक रगड़ के माफी मांगते हुए पाया जाएगा। राहुल को ध्रुव की बात सुन के हंसी आ गई। यार तुम चाहो तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हो, मुझे गिल्टी साबित भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अपनी उस 2 टके की गर्लफ्रेंड से माफी मांगने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। राहुल का तृप्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन सुन के ध्रुव का खून खौल गया। क्या बोला तूने तृप्ति के बारे में? अरे यार छोड़ो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ कि तुम कहीं मुझे पुलिस से पकड़वाने का तो नहीं सोच रहे? राहुल ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए पूछा। सबको पता था कि दिल्ली की पुलिस वडाली फैमिली की जेब में रहती थी। अगर ध्रुव पुलिस के पास गया तो पुलिस उसे ही परेशान करना शुरू कर देगी। तो फिर अब ध्रुव राहुल को कैसे सबक सिखाएगा? सुना है तेरे पापा तुझे बिल्कुल ही नाकारा समझते हैं।
बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते तेरी। उन्हीं की रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए दूसरों को परेशान करते घूमते रहता है ना तू, लेकिन वो फिर भी इंप्रेस नहीं होते तुझसे। यही बात खलती रहती है ना तुझे। ध्रुव ने राहुल वडाली से पूछा। राहुल वडाली को लगा मानो वो दुनिया के सामने नंगा हो गया है। एक बहुत ही डीप सीक्रेट था जो उसके दिल की गहराइयों में दबा हुआ था। इसके बारे में ध्रुव को कैसे पता चला? अगर वो ध्रुव के सामने होता तो राहुल समझ सकता था कि ध्रुव राहुल का एक गहरा राज जानने में कामयाब हो गया है। अच्छा हुआ कि वो फोन पर बात कर रहे थे और राहुल ने मौके का फायदा उठाते हुए कूल प्ले करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसे बोल के तुम मुझे मेंटली कमजोर करने में सफल हो जाओगे? मेरे अपने पिता के साथ तुम्हारे बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं। राहुल की बात सुन के ध्रुव जोर से हंसने लगा। तो फिर तुझे तेरे पापा ने अपनी कंपनी के मैनेजमेंट में कोई पोस्ट क्यों नहीं दी है? शायद ट्रस्ट नहीं करते तुझ पे, है ना? ध्रुव के इतना कहते ही राहुल बुरी तरह से भड़क गया। उसने फोन पर ही ध्रुव को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। ध्रुव को राहुल की हालत पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। निहाल ने फिर से ध्रुव की मदद कर दी थी। उसने वडाली फैमिली के बारे में जो डॉक्यूमेंट भेजा था उसे स्टडी करके ध्रुव को साफ समझ आ गया था कि राहुल के पिता जोगी वडाली डिसीजन मेकिंग में अपने बेटे को इन्वॉल्व नहीं करते थे। शायद उन्हें अपने बेटे पर ट्रस्ट नहीं था। ध्रुव ने वही कार्ड खेला और राहुल ने खुद को एक्सपोज कर दिया। अगले दिन जब राहुल वडाली अपने पापा की कंपनी के हेडक्वार्टर पर पहुंचा तो वो वहां का नजारा देख के सन्न रह गया। ऑफिस में मातम छाया हुआ था। जिस वडाली ग्रुप को लोन देने के लिए बैंक्स कतार में खड़े रहते थे, उसी वडाली ग्रुप की लोन रिन्यू करने की रिक्वेस्ट भी अप्रूव नहीं हो रही थी। वडाली ग्रुप के दिल्ली में कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के थे जिन्हें अचानक से रोका नहीं जा सकता था। बैंक्स का लोन रिन्यू करना बहुत जरूरी था ताकि प्रोजेक्ट्स बिना रुके चलते रह सके। जोगी वडाली को समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से सारे बैंक्स ने एक साथ लोन रिन्यू करने से मना कैसे कर दिया। जोगी वडाली लगातार उन बैंक्स के ऑफिसर्स को फोन लगा के उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक एक भी ऑफिसर ने उनका फोन नहीं उठाया था। ऐसा लग रहा था कि सारे बैंक्स ने मिलकर वडाली ग्रुप पर गैंग अप कर लिया हो। जोगी एक बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि किसी बहुत ही बड़े आदमी ने वडाली ग्रुप को खत्म करने की ठान ली थी, वरना बैंक्स की औकात नहीं थी कि वो वडाली ग्रुप के लोन्स को रिन्यू करने से इनकार कर दें। जोगी वडाली ने इसके बाद नए बैंक्स के ऑफिसर्स से कांटेक्ट करना शुरू किया। वहां से भी उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। बैंक के ऑफिसर्स या तो उनका फोन ही नहीं उठा रहे थे या फिर उन्हें लोन ना दे पाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रहे थे। जोगी को अब तो पक्का ही हो गया था कि कोई बहुत ही पावरफुल आदमी हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया है। क्या यह आदमी सरकार में काम करता था? जोगी को इसकी उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि कई सरकारी मुलाजिम तो वडाली ग्रुप की सैलरी पर पला करते थे। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा प्राइवेट प्लेयर था जो जोगी वडाली और उनके ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने पर अड़ा हुआ था? राहुल ने अपने पिता को परेशान होते हुए देखा तो उनके पास जाके बोला, पापा कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऑफिस में सब लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। राहुल कभी खुल के अपने पिता से कोई बात नहीं कह पाता था। जोगी वडाली ने राहुल की प्रेजेंस को एक्नॉलेज ही नहीं किया। राहुल अपने पापा के कैबिन की ओर घूमा और अंदर चला गया। उसने गला साफ करके अपने पापा की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की। पापा कोई बात है क्या? जोगी वडाली ने गुस्से में ऊपर की ओर देखा और राहुल पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। हाँ है बात, बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमको बताने से कोई फायदा है क्या? क्या कर लोगे तुम? जोगी की चीख सुन के राहुल सहम गया। आप कुछ बताओगे तो? जोगी ने राहुल की बात बीच में ही काट दी, जैसा कि वो हमेशा किया करते थे। जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन मेरी एक शर्त है। सब कुछ सुनने के बाद अगर तुम मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पाए तो मैं थप्पड़ मार मार के तुम्हारे गाल लाल कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। जोगी को पता था कि राहुल उनकी शर्त नहीं मान पाएगा और कैबिन से बाहर चला जाएगा। वो हमेशा ऐसा ही किया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। राहुल जानना चाह रहा था कि आखिर ऑफिस में चल क्या रहा था। राहुल के मन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि उसके पापा की कंपनी में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ध्रुव गिल था। ध्रुव को तो राहुल एक चूहे से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड की गैलरी के चक्कर लगा रहा था। कुछ देर में तृप्ति के पिता विश्वास जिंदल और उसकी बहन निशा जिंदल तृप्ति को देखने हॉस्पिटल आए। अपनी बेटी की हालत देखकर विश्वास जिंदल फूट फूट के रोने लगे। ध्रुव ने उनको हिम्मत बंधाने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा सफल नहीं हुआ। आप चिंता मत करिए अंकल, कुछ दिनों में तृप्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिसने भी तृप्ति के साथ ऐसा किया है उसे मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा। उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। ध्रुव की बात सुन के विश्वास जिंदल चौंक गए।
उन्होंने तो न्यूज में सुना था कि वेम्बली हॉल का स्टेज कोलैप्स एक दुखद घटना थी जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं था। फिर ध्रुव किसे पाताल से ढूंढकर निकाल लाने की बात कर रहा था। विश्वास ने शक की नजरों से ध्रुव की ओर देखा। क्या ध्रुव उनको पूरी सच्चाई बताने वाला था? ये क्या कह रहे हो तुम ध्रुव? किसी इंसान ने जानबूझकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी और मेरी बेटी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। विश्वास जिंदल ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विश्वास को क्या जवाब दे। वो उन्हें ये तो नहीं ही बता सकता था कि विश्वास की बेटी तृप्ति ध्रुव की पर्सनल राइवलरी का शिकार हो गई है। अगर विश्वास को ये भनक भी लग जाती कि ध्रुव की वजह से उनकी बेटी पर संकट आया है, तो वो दोबारा कभी भी अपनी बेटी को ध्रुव से मिलने नहीं देता। नहीं अंकल, जैसे वो स्टेज कोलैप्स हुआ है उसे देख के मुझे लगा कि शायद किसी ने जानबूझ के स्टेज गिराया है। ध्रुव ने विश्वास से कहा। ध्रुव की बात सुनकर विश्वास ने सिर तो हिला दिया। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर कन्विंस नहीं थे कि कोई उनकी बेटी को हार्म करने की कोशिश करेगा। खैर, विश्वास ने इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि फिलहाल ये जरूरी था कि तृप्ति की केयर की जाए, जिसकी सिचुएशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव ही हो रही थी। लेकिन अगर कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा था तो वो थी वडाली ग्रुप की सिचुएशन। जोगी वडाली कैबिन में अपने बेटे राहुल को उन इश्यूज के बारे में समझा रहा था जो वडाली ग्रुप फेस कर रहा था। एग्जिस्टिंग बैंक्स वडाली ग्रुप के लोन्स रिन्यू नहीं कर रहे थे और नए बैंक्स उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं थे। जोगी को यह देखकर अच्छा लग रहा था कि उनका बेटा फाइनली थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो रहा था। पापा, मुझे तो लग रहा है कि कोई अपना बिजनेस राइवल पीछे से सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है। राहुल की बात सुन के जोगी ने हाँ में सिर हिलाया। बेटा, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा इतना बड़ा कौन सा बिजनेस राइवल पैदा हो गया जो हमारे खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान कर ले और हमें उसकी भनक ही ना लगे। इससे पहले राहुल कुछ कह पाता, जोगी के कैबिन की घंटी बजी। जोगी ने घंटी बजाने वाले शख्स को अंदर आने के लिए कहा। दरवाजा खोल के जो शख्स अंदर घुसा उसका नाम हरमीत था। हरमीत वडाली ग्रुप का सीईओ था। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसके पास जोगी और राहुल के लिए एक और बुरी खबर थी। हरमीत ने एक एनवेलप जोगी को देते हुए कहा, ये कोई आपके लिए देके गया है। जोगी ने एनवेलप खोला तो अंदर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था। उसने डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ना शुरू किया और उसके होश उड़ गए। डॉक्यूमेंट मैकलिस्टर क्लब के मैनेजमेंट ने भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि वडाली फैमिली की गोल्ड मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप मिलना जितनी मुश्किल की बात हुआ करती थी, उसका छिन जाना उससे भी बेइज्जती की बात मानी जाती थी। मेंबरशिप कैंसिल होने से फैमिली के सोशल स्टेटस पर गहरा धक्का लगता था। वडाली ग्रुप इस समय ऐसा होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर बैंक्स को इस घटना के बारे में पता चला है तो उन्हें लोन मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद जोगी ने मैकलिस्टर क्लब के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे बस यही जवाब मिला कि उसकी फैमिली क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर पा रही है। लेकिन वो क्राइटेरियाज कौन से थे ये बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जोगी ने हताश होकर फोन साइड पर रख दिया और हरमीत से पूछा, कुछ पता चला कि कौन हमारे ग्रुप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? हरमीत ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद उसने तिरछी निगाहों से राहुल की ओर देखा जो कि उसके बगल में ही बैठा हुआ था। कोई ध्रुव गिल करके है सर। उसने बैंक्स को धमकी दी है कि अगर किसी ने वडाली ग्रुप को लोन दिया तो उसकी कंपनी फिर उस बैंक को ब्लैकलिस्ट कर देगी। राहुल ध्रुव का नाम सुन के चौंक गया। ध्रुव क्या सच में इतना पावरफुल था कि दिल्ली और उसके आसपास के सभी एरियाज को कंट्रोल कर सके? क्या वो कोई गिल फैमिली का मेंबर है? हरमीत ने हाँ में सिर हिला दिया। राहुल से अब रहा नहीं जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके पापा शायद ध्रुव की सच्चाई नहीं जानते हैं। असल जिंदगी में ध्रुव बस एक कीड़े मकोड़े की तरह था। वो बोल ही पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसका बोलना उसके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला था। कुछ भी बोल रहे हो आप हरमीत जी। इस ध्रुव गिल की सच्चाई मैं बताता हूँ आपको। ये निधि वर्मा का एक एम्प्लॉय है बस। ये उसकी कंपनी में सेल्स हेड के तौर पर काम करता है। अब हम वर्मा जैसी 2 टके की फैमिली से नहीं डरते तो उनके एक इररेलेवेंट एम्प्लॉय से क्या खाक डरेंगे? इसने मेरे एक दोस्त को उंगली करने की कोशिश की थी तो मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि अब तक इसके होश उड़ गए हैं। राहुल ये कहकर हंसने लगा। उसकी हंसी में एक गर्व का भाव था। जोगी और हरमीत को उसकी बेवकूफी पर तरस आ रहा था। मुझे लगा था कि तुम में थोड़ा सा सुधार आ रहा है, लेकिन कितना गलत था मैं। तुम अभी भी ढक्कन के ढक्कन ही हो। अरे बेवकूफ चंद, वो हमारे पीछे पड़ा ही इसलिए है क्योंकि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में उंगली करने की कोशिश की है। अब वो हमारे परिवार और हमारे ग्रुप को तहस नहस करके ही मानेगा। जोगी इतना कहकर अपनी चेयर से उठा और तेजी से राहुल के पास आया। उसने राहुल को कॉलर से पकड़ के खड़ा किया और इतनी जोर से उसे एक तमाचा मारा कि राहुल चक्कर खा के जमीन पर गिर गया।
हरमीत के लिए यह नजारा देखना कोई नई बात नहीं थी। जोगी अक्सर अपने बड़े बेटे पर हाथ उठा दिया करता था। कितनी बार बोला है तुझे कि अपनी लड़ाई के बीच में दुश्मन के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को मत घसीटा कर। ऐसा करने से सामने वाला बौखला जाता है। ध्रुव भी बौखला गया है। अब वो तुझे खत्म करेगा और तेरे साथ मुझे भी खत्म करेगा। जोगी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। राहुल अभी भी जमीन पर लोटा हुआ था। क्या राहुल अपने पिता को सबक सिखाएगा? तो कुछ 10-15 करोड़ रुपए देके मामला सेटल कर लेते हैं ना ध्रुव के साथ। उसकी उस 2 टके की गर्लफ्रेंड की कीमत इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। राहुल अपनी पैंट झाड़ते हुए जमीन से उठा। वो अभी भी अपने पापा जोगी वडाली के कैबिन में ही था। वडाली ग्रुप का सीईओ हरमीत भी वहां ही मौजूद था। अपने बेटे की बात सुन के जोगी वडाली का मन किया कि वो राहुल के गालों पर एक और तमाचा मार दे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे की बुद्धि खुलने वाली नहीं है। जोगी वडाली ने अपने बेटे के सजेशन को इग्नोर करते हुए हरमीत से कहा, तो यार फिर इस ध्रुव गिल को रोकने का क्या तरीका है? हरमीत ने जोगी का क्वेश्चन सुन के एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। देखिए सर, हम ध्रुव को किसी भी चीज का लालच दे सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ध्रुव के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ध्रुव को रोकने का तरीका यही है कि जिसने उसके साथ पंगा लिया है वो जाके उससे माफी मांग ले। उसका गुस्सा तभी शांत हो सकता है। हरमीत ये कह के राहुल वडाली की तरफ देखने लगा। जोगी वडाली हरमीत का इशारा समझ गए थे। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला हूँ, खासकर उस ध्रुव गिल से तो कतई नहीं मांगूंगा। राहुल ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था। हालांकि ध्रुव गिल के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसका ईगो उसे ध्रुव गिल से माफी मांगने से रोक रहा था। लेकिन जोगी वडाली राहुल की कहां ही सुनने वाले थे। देखो बेटा, तुम कितने भी बड़े बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन हो तो मेरे बेटे ही। भले ही मैंने तुम्हें फिलहाल अपनी कंपनी में कोई भी पोजीशन क्यों ना दे रखी हो, लेकिन मेरे मरने के बाद तो इस कंपनी का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में ही आने वाला था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जोगी की बात सुन के राहुल सिहर उठा। उसे तो लगा था कि उसके बाप की मौत के बाद तो बिजनेस ऑटोमेटिकली उसके हाथ में आ जाएगा। उसने उस समय के लिए कई सपने सजा रखे थे। मतलब क्या है आपका पापा? मतलब बहुत साफ और सीधा है। अगर तुमने अभी मेरे साथ चल के ध्रुव गिल से माफी नहीं मांगी तो मैं एक नई विल बनाऊंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेस इस हरमीत के नाम कर दूंगा। जोगी ने हरमीत की तरफ इशारा करते हुए कहा। हरमीत जोगी की बात सुन के चौंक गया। राहुल के तो होश ही उड़ गए थे। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, कब चलना है ध्रुव के पास? राहुल अपने ईगो के चक्कर में अपने करोड़ों के बिजनेस एम्पायर से हाथ नहीं धोना चाहता था। जोगी उसे लेकर तुरंत ही उस हॉस्पिटल चला गया जहां पर तृप्ति एडमिट थी। ध्रुव अभी भी हॉस्पिटल की गैलरी के ही चक्कर लगा रहा था। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव ने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे 2 आदमी खड़े हुए थे। उनमें से एक को तो वो अच्छे से जानता था, लेकिन दूसरे को नहीं पहचान पाया। जोगी ध्रुव को देखकर मुस्कुराया और बोला, माफ कीजिएगा ध्रुव गिल जी, आपको बिना बताए ऐसे हॉस्पिटल में मिलने चले आए, लेकिन मैटर ही कुछ अर्जेंट था। ध्रुव ने जोगी से हाथ मिलाया। जोगी ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप मेरे इस बेवकूफ बेटे से तो पहले मिले ही होंगे। जोगी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, हाँ, इन्हें तो बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बस इसी बेटे का अनलकी बाप हूं मैं। मुझे पता नहीं था कि इस नालायक ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अगर मुझे ये बात पहले पता चल जाती तो मैं पहले ही इसे आपके पास लाके इससे माफी मंगवा देता। तब फिर आपको भी गुस्से में आके मेरे बिजनेस को डैमेज ना करना पड़ता। वैसे सच बोलूं तो आपका गुस्सा पूरी तरह से जायज था। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। जोगी की बात सुन के ध्रुव को हंसी आ गई। आप खुद को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं। केवल चाह लेने से कुछ नहीं होता। आपको जो करना होता है उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। वो शायद आपके पास ना होते, तो अगर आप मेरी जगह होते भी तो भी वैसे रिएक्ट ना कर पाते जैसे मैंने किया है। जोगी ध्रुव की बात सुन के झेप गया, लेकिन उसने अपने होठों पर स्माइल चिपका के रखी ताकि ध्रुव को पता ना चले कि उसकी बात सुन के जोगी कितना हर्ट हुआ था। जोगी अपने बेटे राहुल की तरफ मुड़ा और ध्रुव से माफी मांगने का इशारा किया। ध्रुव गिल, मुझे माफ कर दो। राहुल माफी मांगते वक्त बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तुम्हारी माफी मांगने का तरीका बड़ा कैजुअल है। जोगी ने राहुल की कनपटी पर एक जोरदार तमाचा रसीद दिया और ध्रुव के पैरों पर गिरकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। जोगी जी, रहने दीजिए। वैसे भी इसने मुझे हार्म नहीं किया है। इसे उससे ही माफी मांगनी चाहिए जिसके साथ इसने गलत किया है। ध्रुव ने जोगी और राहुल को अपने साथ अंदर आने के लिए कहा। वो उन्हें उस वार्ड में ले गया जहां तृप्ति एडमिट थी। राहुल ने तृप्ति को ध्यान से देखा। वो अभी भी आंखें बंद करके सो रही थी। उसे फाइनली इस 2 टके की लड़की से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ध्रुव ने इशारा करके राहुल को तृप्ति से माफी मांगने के लिए कहा। राहुल धीमे कदमों से चल के तृप्ति के पास गया और उसके पैरों पर सिर रख दिया। तृप्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी।
ध्रुव मुस्कुराते हुए तृप्ति के पास गया और उसका सिर सहलाने लगा। तृप्ति ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जोगी ने सुकून की सांस ली। उसको लगा था कि अब उसका काम हो गया है। ध्रुव गिल जी, तो मैं चलूं? जोगी अपने बेटे के साथ जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन ध्रुव के प्लान्स कुछ और ही थे। अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना माफी मिल जाएगी। इस राहुल की वजह से केवल मेरी तृप्ति की जान पर ही नहीं खतरा आया था, बल्कि उस दिन वेम्बली हॉल में बहुत सारे लोग थे जिनकी जान भी चली गई थी। कई लोग घायल भी हो गए थे। उनसे माफी कौन मांगेगा? ध्रुव ने जोगी वडाली से पूछा। राहुल ध्रुव की बात सुन के सन्न रह गया। आखिर ध्रुव क्या करने की सोच रहा था? अरे ध्रुव जी, अब सबसे इंडिविजुअली जाके माफी तो मांग नहीं सकते ना। जोगी, उसका बेटा राहुल और ध्रुव अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। सबसे इंडिविजुअली जाके माफी तो मांगना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ध्रुव की बात सुन के जोगी ने सिर हिलाया। उसे लगा था कि ध्रुव उसकी बात समझ गया है, लेकिन बात इसके उलट ही थी। देखिए, पुलिस वेम्बली हॉल स्टेज कोलैप्स की जांच कर ही रही है। उन्हें अभी तक मेन कल्प्रिट मिला नहीं है, और मिलेगा भी कैसे? मेन कल्प्रिट तो हमारे सामने खड़ा हुआ है। ध्रुव ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जोगी और राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव कहना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर जल्द ही ध्रुव ने अपनी बात साफ कर दी। अपने बेटे को बोलो पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर दे, ताकि वेम्बली हॉल इंसिडेंट में जितने लोगों की जानें गई हैं सबको जस्टिस मिल सके। ध्रुव की बात सुन के जोगी और राहुल के होश उड़ गए। जोगी तो यहाँ ध्रुव से दया की भीख मांगने आया था और उसे मिल रहा था अल्टीमेटम। पापा, मैंने आपको बोला था ना, ये ध्रुव गिल हमें माफ नहीं करेगा। ये बहुत ही घटिया आदमी है। इसे मजा आता है दूसरों को परेशान करने में। जोगी ने राहुल को चुप रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि ध्रुव उसके बेटे की बात सुन के बुरी तरह से भड़क जाए, लेकिन राहुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोगी उसे तमाशा मारने के लिए अपना हाथ राहुल के गाल के पास ले गया, लेकिन इस बार राहुल ने जोगी का हाथ पकड़ के झटक दिया। जोगी राहुल की हरकत देखकर हैरान हो गया। राहुल पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मिस्टर गिल, चिंता मत करो, मुझे एक दिन का समय दो। मैं इस बदतमीज बेटे को जरूर सबक सिखा दूंगा। जोगी ने हाँफते हुए ध्रुव से कहा। खड़े खड़े ही उसकी सांसें तेज हो गई थी। ध्रुव ने ना में सिर हिलाया। जब जोगी ने ध्रुव को सिर हिलाते हुए देखा तो वो और भी घबरा गया। जब टाइम था तब तो आपने अपने बेटे को सबक सिखाया नहीं। अब आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आप रहने दीजिए, अब सोसाइटी ही आपके बेटे को सबक सिखा देगी। ध्रुव मुड़ा और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के दरवाजे पर जोगी जमा हुआ खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसके पास ध्रुव से निपटने की ताकत नहीं थी। अगर वो ध्रुव से समझौता करना भी चाहे तो ध्रुव उसे सीरियसली नहीं लेगा। ध्रुव आम लोगों से अलग था। उसे शायद चापलूस लोग पसंद नहीं थे। जब वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि तृप्ति की माँ आस्था जिंदल रो रही हैं। वो विश्वास की ओर देखते हुए कठिनाई से बोली, विश्वास, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आईसीयू में पड़ी अपनी बेटी को देखकर वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती थी। विश्वास को अपनी बीवी पर तरस आ रहा था। उसने अपने पुलिस के कुछ दोस्तों से वेम्बली हॉल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था, लेकिन फुटेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर स्टेज गिरा दिया हो। इसलिए विश्वास को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि स्टेज कोलैप्स एक दुर्घटना ही थी। फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास को यही लग रहा था कि स्टेज कोलैप्स एक हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश भी हो सकती थी। पर आखिर किसकी? कुछ देर खामोश रहने के बाद विश्वास बोल पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं तृप्ति ने किसी अपर क्लास के लोगों को नाराज कर दिया हो? विश्वास के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक उसी समय उसने देखा कि ध्रुव आकर उनके बगल में खड़ा हो गया है। ध्रुव को देखकर आस्था अक्सर चुप हो जाया करती थी। एंड में उसने अपना ईगो साइड पर रख के ध्रुव से पूछ ही लिया, ध्रुव, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बहुत देर तक आस्था ध्रुव की ओर देखती रही। मदद? बेशक ध्रुव मदद करना चाहता था। चिंता मत करिए, जो भी तृप्ति को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्रुव की बात सुनकर विश्वास कांप उठा। वो भी चाहता था कि वो अपनी बेटी को हार्म पहुंचाने वाले को पकड़े, लेकिन उसे डर था कि वेम्बली हॉल में जिन्होंने कांड किया था वो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते थे। अगर उसे कल्प्रिट मिल भी जाता तब भी वो शायद उसका कुछ नहीं कर पाता। वो ध्रुव को भी समझाना चाहता था कि वो इस चक्कर में न पड़े, लेकिन इससे पहले वो ध्रुव से कुछ कह पाए, निहाल वहां आ गया। निहाल ध्रुव को हॉस्पिटल से बाहर ले गया। कैसा चल रहा है सब? कोई रिजल्ट निकला क्या? निहाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, सर, वडाली ग्रुप अभी तक तो होल्ड कर रखा है, लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि हमने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। इसके अलावा आपने जिस इंसान को ढूंढने के लिए कहा था वो कुछ देर में मिल जाएगा। जल्दी से ढूंढो उस इंसान को। अगर 1 घंटे में ना मिले तो वडाली ग्रुप की एक और कंपनी पर अटैक कर उसे निपटाने की कोशिश करो।
ध्रुव देखना चाहता था कि आखिर जोगी और राहुल कब तक अपनी जमीन बचा के रख पाएंगे। सर चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे करके सब खत्म कर देंगे। ध्रुव को पता था कि अगर वो वडाली ग्रुप से भिड़ने की कोशिश करेगा तो दिल्ली में हंगामा होना तो तय है। वैसे एक और चीज है जिस पर मुझे और आपको ध्यान देना होगा सर। निहाल की आवाज से लग रहा था मानो वो थोड़ा घबराया हुआ है। हाँ बताओ, क्या बात है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले निशा को अस्पताल आते देखा था। तृप्ति को देखने के बाद वो चली गई। मैंने किसी को उसका पीछा करने के लिए कहा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो एक कसीनो में गई थी। निहाल ने पूरी बात साफ साफ ध्रुव को बता दी। ध्रुव को जान के आश्चर्य हुआ कि एक ऐसी लड़की जिसकी बहन आईसीयू में भर्ती हो वो कसीनो कैसे जा सकती है। तुम्हारे पास और भी कुछ जानकारी है इस बारे में? निहाल ने ना में सिर हिला दिया। यार तुम्हारी इंफॉर्मेशन जमा करने की कैपेबिलिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल होती जा रही है। सर मेरा ज्यादा ध्यान प्रोफेशनल मैटर्स पर था, इसीलिए निशा के बारे में पूरी जानकारी जुटा नहीं पाया। अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो प्लीज दे दीजिए। ध्रुव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। फिलहाल निशा का पीछा करो। क्या ध्रुव को निशा पे शक हो रहा था? निशा सहमे हुए कदमों से किसी और चली जा रही थी। वो एक कसीनो के बाहर आके रुक गए। कसीनो का नाम था ललित कसीनो। कसीनो की एंट्रेंस पर ही औरतों के भद्दे भद्दे फोटो लगे हुए थे। एक बात तो साफ थी कि निशा जैसी डिग्निफाइड लड़की इस कसीनो के अंदर नहीं जाती। निशा कुछ पलों तक बाहर ही खड़ी होकर सोचती रही कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। चल अंदर निशा, कुछ क्वेश्चंस के जवाब लेने जरूरी हैं। निशा कांपते हुए पैरों के साथ कसीनो के गेट पर पहुंच गई। वहां पर बाहर खड़े बाउंसर्स निशा को देखकर सरप्राइज रह गए। उस कसीनो में निशा जैसी कोई अमीर आमतौर पर आती नहीं थी। निशा को देख के साफ साफ लग रहा था कि वो किसी बड़े घर की लड़की है। बाउंसर ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें पता है ना इस कसीनो में फीमेल्स की एंट्री अलाउड नहीं है, क्यों आई हो फिर? वो मुझे कसीनो के ओनर से मिलना है, वो जानते हैं मुझे। बाउंसर ने निशा से उसका नाम पूछा और कसीनो के अंदर फोन किया। इसके बाद निशा को अंदर जाने दिया गया। बाउंसर निशा को एक हॉल में लेकर गया। हॉल के अंदर का नजारा देख के निशा सन्न रह गई। कसीनो का ओनर ललित मिश्रा हॉल में कस्टमर्स के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था। सबके हाथ में शराब के ग्लासेस थे। हॉल के सेंटर पर एक स्टेज बना हुआ था जिसपे कुछ फीमेल डांसर्स डांस कर रही थी। निशा को समझ आ गया था कि कसीनो के अंदर आने का फैसला सही नहीं था। उसने वहां से दबे पांव खिसकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ललित मिश्रा ने उसे देख लिया था। उसने निशा को आवाज दी, अरे धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। ललित लड़खड़ाते हुए कदमों से निशा के पास आया और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उससे दूरी मेंटेन करते हुए बस उससे हाथ ही मिलाया। ललित के शरीर से आती हुई बदबू से साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत सारी शराब पी रखी है। आइए निशा जी, पार्टी करिए हमारे साथ। ललित ने निशा का हाथ पकड़ के उसे हॉल के अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसका हाथ झटक दिया। ललित को ये गुस्ताखी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं यहाँ तुम्हारे साथ पार्टी करने नहीं आई हूँ। मुझे बस ये जानना है कि वेम्बली हॉल में जो स्टेज कोलैप्स हुआ था उससे तुम्हारा कोई लेना देना है क्या? उस इंसिडेंट की वजह से मेरी बहन मरते मरते बची। ललित का नशा थोड़ा सा उतर गया था। उसे निशा के बात करने का लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बात सुनो तो मेरी, एक तो मैं तुम्हारे स्ट्रगलिंग बिजनेसेस को खरीद के तुम और तुम्हारी फैमिली पर एहसान कर रहा हूँ, और तुम मुझ पे ये वाहियात इल्जाम लगा रही हो। ये बात सच थी कि निशा को ललित जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसके पास अथाह ब्लैक मनी था। ललित ब्लैक मनी का यूज करके कई नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेस को सेव किया करता था। ऐसे कर करके उसने अपना बिजनेस का अंपायर बहुत बड़ा कर लिया था। हालांकि उसके ज्यादातर बिजनेसेस ब्लैक मार्केट को केटर किया करते थे। निशा ने अपनी फैमिली के बिजनेसेस को बचाने के लिए ललित से मदद मांगी थी, और इस बात का उसे गहरा गिल्ट भी था। उसका गिल्ट और भी बढ़ गया जब उसे पता चला कि ललित और उसके आदमी वेम्बली हॉल की घटना में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। निशा इसी अफवाह के पीछे का सच जानना चाहती थी, लेकिन ललित उसे कोई सच बताने के मूड में नहीं था। अब तक उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने एक बार फिर से निशा को हॉल के अंदर ले जाने की कोशिश की। निशा छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। निशा ने ललित के हाथ में दांत से काट लिया। ललित दर्द से चीख पड़ा। उसके हाथ पर खून की कुछ बूंदें भी छलक आई थी। अब ललित का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। ललित ने बाउंसर को इशारा करके निशा को हॉल के अंदर लाने के लिए कहा। बाउंसर ने भी निशा का हाथ पकड़ के उसे हॉल के अंदर घसीटने की कोशिश की, लेकिन निशा उसे भी रेजिस्ट करने में कामयाब हो गई। लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक चला नहीं। बाउंसर उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो ही गया। उसने निशा को कंधे पर उठाया और हॉल के अंदर ले गया। निशा पूरे टाइम छटपटाती रही, लेकिन इसका बाउंसर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ललित हॉल के बीच में बने हुए स्टेज पर चढ़ गया। उसने डांसर्स को डांस बंद करने के लिए कहा। ये देख के हॉल में मौजूद लोग उसे हूट करने लगे। ललित ने उन्हें शांति रखने का इशारा करते हुए कहा, अरे हम सब ने आज तक प्रोफेशनल फीमेल डांसर्स का परफॉर्मेंस खूब एंजॉय किया है, आज कुछ अलग किया जाए। क्या अलग करोगे? तुम डांस करोगे क्या? इंसान की बात सुन के सभी हंस पड़े। ललित भी मुस्कुरा दिया।
आओ भाई लोगों, आज देखते हैं कि जब एक फीमेल सीईओ डांस करती है तो कैसे लगता है। मीट निशा जिंदल, जो हम सभी के लिए जल्द ही डांस पेश करेंगी। ललित ने निशा की तरफ इशारा किया तो निशा के होश उड़ गए। हॉल में मौजूद सभी मर्द नशे में धुत थे। उन्होंने ताली बजाना और सीटियां मारना शुरू कर दिया। निशा अपनी जगह जमी खड़ी हुई थी। बाउंसर ने उसे धक्का मार के स्टेज पर चढ़ा दिया। निशा बला की खूबसूरत तो थी ही, इसलिए लोग उसे देख के तरह तरह के कमेंट पास करने लगे। अरे इतने सारे कपड़े पहन के कौन डांस करता है? हाँ बेबी, अपना टॉप उतार दो आप। अगर नहीं उतर रहा तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। निशा पर चारों तरफ से भद्दे कमेंट्स की बौछार हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद कसीनो के अंदर आके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। डर के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। जब ललित ने देखा कि निशा स्टेज के किनारे पर जमी हुई खड़ी है तो उसने डीजे को म्यूजिक बजाने के लिए इशारा किया और निशा को जबरदस्ती खींच के स्टेज के सेंटर पर ले आया। उसने निशा को नाचने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से किस हालत में बाहर जाएगी। हॉल में बैठे मर्द भेड़ियों की तरह उसे घूर रहे थे। क्या निशा ललित से बचने में कामयाब हो पाएगी? अरे बिल्कुल मॉडल जैसा फिगर है तुम्हारा। अगर 2-4 ठुमके लगाए दोगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगा और मेरे कस्टमर्स भी। ललित ने निशा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। उसकी नजरों में हवस भरी हुई थी। ललित और निशा को स्टेज पर खड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। अब निशा का डर गुस्से में बदलने लगा था। मैं जो पूछ रही हूँ वो चुपचाप बता दो। वेम्बली हॉल का स्टेज बनवाने में तुम इन्वॉल्व थे कि नहीं? ललित निशा का क्वेश्चन सुन के इरिटेट हो गया। ये क्या रट लगा रखी है तुमने? मुझे कोई आइडिया नहीं है वेम्बली हॉल की घटना के बारे में। अब जितना कह रहा हूं उतना करो चुपचाप। अगर तुमने ठीक से नाचना नहीं शुरू किया तो मेरे कस्टमर्स भड़क जाएंगे। फिर वो तुम्हारे साथ जो करेंगे उसके लिए मैं किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ललित निशा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि किसी ने पीछे से उसकी कमर पर जोर से लात मारी। ललित लड़खड़ा के जमीन पर गिर गया। निशा ने जब ललित के पीछे खड़े हुए शख्स को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। ध्रुव गिल और निहाल निशा को बचाने के लिए ललित कसीनो के अंदर पहुंच चुके थे। ललित ने पलट के ध्रुव को देखा। कौन हो तुम लोग? मेरे कसीनो के अंदर आके मेरे साथ मारपीट करने की हिम्मत आखिर तुम लोगों ने की कैसे? ऐसे इससे पहले ललित उठ पाए, निहाल ने उसके शरीर पर एक और लात मार दी। ललित फिर से जाके जमीन पर पसर गया। ललित ने चारों तरफ देखा तो पाया कि हॉल में मौजूद सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। कुछ देर पहले हो रहा हुल्लड़ पूरी तरह से थम चुका था। ललित को समझ नहीं आया कि 2 लोग इतना इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं। सिक्योरिटी कहाँ है मेरे कसीनो की? गेट पर खड़े होकर बाउंसर्स सो रहे हैं क्या? ये दोनों चूहे अंदर कैसे आ गए? ललित चीखता रहा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का कोई भी बंदा अंदर नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे आदमी जरूर अंदर आए जिन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। उन सब ने हाथों में ऑटोमेटिक गन्स पकड़ रखी थी। ध्रुव ने हॉल में मौजूद लोगों की तरफ मुड़ के कहा, जिसको भी जिंदा बचना हो वो 1 मिनट के अंदर इस कसीनो से बाहर निकल जाए। ध्रुव के इतना कहने भर की देर थी कि जाने को ऑलरेडी उतावले लोग सिर पर पैर रख के हॉल से बाहर भागने लगे। थोड़ी देर में हॉल पूरी तरह से खाली हो गया। अब हॉल में ध्रुव, निशा, निहाल, ललित और गनमैन बचे हुए थे। निशा आके ध्रुव के बगल में खड़ी हो गई। ध्रुव ने ललित से पूछा, तुम्हें वेम्बली हॉल के स्टेज का कंस्ट्रक्शन करने का जिम्मा किसने दिया था? ललित अब तक उठकर खड़ा हो चुका था। यार क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। जब तुम्हें प्रोसेस पता ही नहीं है तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। टेंडर निकाला था गवर्नमेंट ने, मैंने बिडिंग की और मुझे अवार्ड कर दिया गया। इतना ही सिंपल प्रोसेस था। ललित की हेकड़ी अभी तक सही से निकली नहीं थी। तो अगर तुमने कंस्ट्रक्शन किया था तो स्टेज कोलैप्स की जिम्मेदारी भी तुम ही पर आनी चाहिए, है ना? ध्रुव की बात सुन के ललित हंसने लगा। वो ऐसा दिखाना चाह रहा था मानो ध्रुव ने कोई बहुत ही बचकानी बात कर दी हो। मुझ पे क्यों आएगी जिम्मेदारी? मैंने तो सारे प्रोसेस ठीक से फॉलो करके ही कंस्ट्रक्शन किया था। अब इसके बाद भी स्टेज कोलैप्स हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो एक्ट ऑफ गॉड हुआ ना। ललित की बात सुन के ध्रुव कुछ बोला नहीं, वो बस उसे घूरता रहा। मुझे तो लगता है कि उस एरिया में कोई छोटा मोटा भूकंप आया होगा जिसकी वजह से वो स्टेज कमजोर हो गया होगा। इसके बाद तो स्टेज का कोलैप्स होना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर उस घटना में तुम्हारा कोई अपना मारा गया है या कोई इंजर्ड भी हुआ है तो मैं उसके लिए दिल से दुख व्यक्त करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ललित की आवाज से साफ हो गया था कि उसे किसी भी तरह का गिल्ट नहीं था। ध्रुव को ललित की बदतमीजी भरी बात सुन के बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक गनमैन ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रख के उसे रोक दिया। ध्रुव सर, आपको इस आदमी को छू के अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। गनमैन ने गन की बट से ललित की कमर पर वार किया। दर्द की वजह से ललित की चीखें निकल गईं। ध्रुव सर जितना पूछ रहे हैं ना
उतना साफ साफ बता दे। ज्यादा 3-5 किया तो अभी तो बट से ही मारा है। अगर ट्रिगर दब गया ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारी होशियारी की भी मौत हो जाएगी। ललित को पता था कि वो किसी का नाम नहीं ले सकता था। तो तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे अपना चेहरा दिखा के बात कर सको। मैं तुम्हें कैसे ही कुछ बता सकता हूँ। गनमैन ललित की बात सुन के हंसने लगा। यार वैसे तो मेरा चेहरा कोई खास खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर ही रहे हो तो मैं दिखाई देता हूँ। गनमैन ने अपना मास्क उतार दिया। मास्क के पीछे से जो इंसान निकला उसे देखकर ललित के होश उड़ गए। उसके सामने मिस्टर जोश खड़े हुए थे। मिस्टर जोश कठौता एरिया के अंडरवर्ल्ड के किंग थे। ललित भी अंडरवर्ल्ड का छोटा मोटा डॉन था। वो किसी दिन मिस्टर जोश के जैसा ही बनना चाहता था। मिस्टर जोश ललित के हीरो थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी अपने हीरो के साथ पहली मुलाकात ऐसी होगी। ललित ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर जोश से पूछा, ये 2 टके का लड़का आपके लिए काम करता है? मिस्टर जोश एक बार फिर से ललित के पास गए और बट से उसकी कमर पर एक और वार किया। लड़का नहीं है वो, मिस्टर ध्रुव गिल है। वो मेरे लिए नहीं बल्कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। मिस्टर जोश की बात सुन के ललित के होश उड़ गए। उसने ध्रुव को घूर के देखा। आखिर ये लड़का कौन था जिसके लिए अंडरवर्ल्ड का किंग काम किया करता था? कौन हो तुम? ललित ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा। मिस्टर जोश ने अभी भी ऑटोमेटिक गन उसके ऊपर तान रखी थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसके पास आया। यार मैं किसी सड़क छाप गैंगस्टर को अपना इंट्रो थोड़ी देता फिरूंगा। क्वेश्चन मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। ध्रुव ने ललित से कहा। ललित ने ना में सिर हिलाया। ललित की ये हिमाकत देख के ध्रुव को गुस्सा चढ़ने लगा। इतनी सारी पिटाई के बाद तुम्हारी पूंछ सीधी नहीं हो रही। चाहते क्या हो तुम? मैं मिस्टर जोश को तुम्हारी जान लेने के लिए बोल दूं? ध्रुव की आंखों में वहशत साफ साफ दिख रही थी, लेकिन ललित के लिए ये इधर कुआं और उधर खाई वाली सिचुएशन हो गई थी। किसने तुम्हें वेम्बली हॉल का स्टेज कोलैप्स प्लान करने के लिए कहा था? बताओ मुझे। ध्रुव ने ललित से पूछा। ललित के होंठ अभी भी सिले हुए थे। मिस्टर जोश तेजी से ललित के पास आए। 1 मिनट मिस्टर गिल, अब या तो ये बोलेगा या तो हमेशा के लिए चुप ही हो जाएगा। मिस्टर जोश ललित की कुटाई करने के लिए उसके पास आए, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाए ध्रुव ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया। ध्रुव ने ऑब्जर्व किया तो पाया कि ललित कांप रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? ललित ने हाँ में सिर हिला दिया। वो लोग बहुत पावरफुल और खतरनाक लोग हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैंने आपके सामने उनका नाम ले लिया तो इसकी सजा मेरी मौत ही होगी। ललित ने ध्रुव को बताया। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग कौन हो। अगर आप लोग मेरी सेफ्टी इंश्योर कर सको तभी मैं उन लोगों के नाम ले सकता हूँ। देखो मैं तुम्हें अपने बारे में बता तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी का पूरा इंतजाम जरूर कर सकता हूँ। ध्रुव ने ललित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर उसने पीछे मुड़ के निहाल की ओर देखा और बोला, इसको एक हाई सिक्योरिटी विला में ले जाना। याद रहे कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए। निहाल ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लग रहा था कि ध्रुव अभी भी थोड़ा सा इरिटेटेड है। अगर उसके पास निशा के बारे में पूरी जानकारी होती तो वो लोग अभी इस सिचुएशन में ना फंसे होते। निहाल को समझ आ गया था कि वो आगे से किसी भी काम में बिल्कुल भी कोताही नहीं कर सकता था। ध्रुव ने ललित की ओर देखते हुए उसे बोलना शुरू करने के लिए कहा। वो शिखर गुलाटी ने कहा था कि इस डेट को इस टाइम पे स्टेज कोलैप्स हो जाना चाहिए। उसने इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि उस टाइम पर स्टेज पर कौन होने वाला था। ललित ने ये कह के ध्रुव के आगे हाथ जोड़ लिए। वो उससे दया की भीख मांग रहा था। शिखर गुलाटी का नाम तो ध्रुव ने पहले से ही सुना हुआ था। वो पहले कठौता एरिया का एक छोटा सा गैंगस्टर हुआ करता था। अब वो दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। सबको पता है कि उसके पास पैसे असल में इलीगल धंधों से आते हैं। ध्रुव सोच रहा था कि शिखर गुलाटी का क्या करना है। मिस्टर जोश ने उसके पास आके उसके कंधे पर हाथ रखा। सर आप जाके घर पर आराम करिए, इस शिखर को मैं देख लूंगा। ध्रुव सिर हिला के कसीनो से बाहर निकल आया। निशा और निहाल भी उसके साथ बाहर आ गए। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव निहाल की तरफ पलट कर बोला, इस शिखर गुलाटी की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ध्रुव की बात सुन के निहाल को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। लेकिन मिस्टर जॉश ने बोला तो कि वो शिखर गुलाटी से डील कर लेंगे। हम अपना फोकस वडाली फैमिली पर ही रखते हैं। मिस्टर जॉश सही से अपडेटेड नहीं है। वो शिखर गुलाटी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। ध्रुव इतना कहकर निशा के साथ वहां से निकल गया। निहाल को अभी भी ध्रुव की बात का पूरा अर्थ समझ नहीं आया था। कुछ देर बाद ध्रुव निशा के साथ कार से हॉस्पिटल की ओर निकल गया। कार के अंदर काफी सन्नाटा छाया हुआ था। निशा गिल्ट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब कार के अंदर का सन्नाटा उसे बहुत हैवी लगने लगा तो वो बोल पड़ी, ध्रुव मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए माफी मांग रही हो तुम मुझसे? निशा ने गला साफ करके बोलना शुरू किया। यार एक बात हो तो बताऊं, मैंने तुमको मॉलेस्टेशन के चार्ज में फंसाने की कोशिश की।
फिर मैंने एक ऐसे इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की जिसने मेरी बहन को हार्म किया, वो बहन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। कितने ही तो दुख दिए हैं मैंने तुम्हें। निशा की आवाज से ये साफ था कि उसे अपने पास्ट के कर्मों की वजह से गिल्ट महसूस हो रहा है। यार तुमने किया भले ही कुछ भी हो, मेरे लिए तुम्हारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। ध्रुव की बात सुन के निशा चौंक गई। उसे लगा कि वो कार की सीट से नीचे गिर जाएगी। तुम मेरी क्यों ही रिस्पेक्ट करोगे? तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है। मैंने जब भी कोई काम किया वो तुम्हारे खिलाफ ही तो किया है। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, उन कामों को देख के लग सकता है कि उनमें से ज्यादातर काम मेरे खिलाफ थे, लेकिन वो काम तुम अपने पर्सनल गेन के लिए तो कर नहीं रही थी। तुम अपनी फैमिली के बिजनेस और स्टैचर को बचाने के लिए डेस्परेट हो और उसके लिए जो चाहिए वो कर रही हो। इस बात के लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ध्रुव ने ये बात यूं ही कह दी थी, लेकिन निशा के लिए इस बात की अहमियत बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। अभी तक उसके अपने किसी फैमिली मेंबर तक ने उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जो बात वो अपने माँ बाप और बहन से सुनना चाहती थी वो उसे ध्रुव ने कह दी थी। ध्रुव ने सिग्नल पर कार रोक के अपना फोन निकाला। वो देखना चाह रहा था कि कहीं मिस्टर जोश और निहाल ने उसे कोई अपडेट तो नहीं भेजा है। ध्रुव को अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिला था। तभी अचानक से निशा ने उसकी जांघ पर हाथ रख दिया। ध्रुव ने चौंक के निशा की तरफ देखा। आखिर निशा के इरादे क्या थे? निशा, ये क्या कर रही हो तुम? निशा को लगा कि मानो वो नींद से जाग गई है। उसे अचानक से याद आया कि कार में उसके बगल में बैठा हुआ लड़का उसकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है। उसने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो आई एम सॉरी, मैं वो निशा को अपनी हरकत की वजह से इतनी शर्म आ रही थी कि उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। ध्रुव उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। अरे इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। निशा ध्रुव की बात सुन के मुस्कुरा दी। सिग्नल खुल गया था। ध्रुव कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। दूसरी ओर मिस्टर जोश अपने आदमियों के साथ शिखर गुलाटी के फार्म हाउस के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने अपना फोन निकाल के शिखर गुलाटी को फोन लगाया। कई सालों बाद जब शिखर गुलाटी को मिस्टर जोश का दोबारा फोन आया तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। मिस्टर जोश, क्या आप दिल्ली आए हुए हैं? मुझे लगा कि अब तो आप इतने बड़े बन चुके हो कि हमें पहचानोगे ही नहीं। फोन पर शिखर बहुत खुश लग रहा था। वो मिस्टर जोश को दोबारा से मिलना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में कई सारी चीजें हो रही थी, इसलिए वो काफी समय से कठौता एरिया जा नहीं पाए थे। शिखर तो मिस्टर जोश से बात करके बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उसने साथ ही ये भी नोटिस किया कि मिस्टर जोश ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। मिस्टर जोश, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या आप मुझे डिनर पर इनवाइट करना चाहते हो? शिखर की आवाज में थोड़ा सा डर था। बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जोश ने आखिरकार बोलना शुरू किया। शिखर का शरीर डर के मारे हल्का सा कांप गया। तो आपने मुझे फोन क्यों किया है? मिस्टर जोश की बात सुन के शिखर को बहुत बुरा लगा था। हालांकि शिखर अब दिल्ली में ऑपरेट करता था, लेकिन अभी भी उसके मन से मिस्टर जोश का डर पूरी तरह से गया नहीं था। अगर मिस्टर जोश अब भी उसके साथ कुछ करते तो शायद वो उन्हें रोक नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। मिस्टर जोश ने ये बात बिना किसी इमोशन के कह दी थी। शिखर को अच्छे से पता था कि इमोशनलेस मिस्टर जोश कितने डेंजरस हो सकते हैं। शिखर इतना डर गया था कि उसके हाथ से फोन ही छूटने वाला था। मिस्टर जोश, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मामला क्या है, साफ साफ बताइए। ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है मेरे पास। हालांकि शिखर को मिस्टर जोश के ऊपर काफी भरोसा था। परीक्षा की घड़ी में मिस्टर जोश ने हमेशा शिखर का साथ दिया था। इसी वजह से तो शिखर कठौता से निकल के दिल्ली का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया था। मुझे पहेलियां बुझाने का कोई शौक नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुमने एक ऐसे इंसान के साथ खिलवाड़ कर दिया है जिसके साथ पंगा लेने की औकात मुझ में भी नहीं है। मिस्टर जोश ने जोर देते हुए शिखर से कहा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ध्रुव ने उन्हें मैकलिस्टर क्लब की गोल्ड मेंबरशिप दिलवाई थी, बल्कि मिस्टर जोश को सच में ऐसा लगने लगा था कि ध्रुव और उसकी फैमिली देश का काफी भला कर सकते हैं। देश ही नहीं, ध्रुव का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मिस्टर जोश की बात सुन के शिखर को हैरानी हुई। उसने आज तक मिस्टर जोश को किसी की तारीफ करते हुए नहीं सुना था। ऐसा कौन माई का लाल पैदा हो गया है जिससे मिस्टर जोश को भी डर लग रहा है? मिस्टर जोश ने गला साफ करते हुए कहा। मिस्टर गिल, ध्रुव गिल। मिस्टर जोश के मुंह से ध्रुव का नाम सुन के शिखर ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। देखिए मिस्टर जोश, ऐसा नहीं है कि इस ध्रुव का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये नाम मैंने पहले भी सुना है। मुझे पता है कि इसने जग्गा त्यागी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मुझ में और जग्गा त्यागी में बहुत फर्क है ना। जग्गा की तरह मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। शिखर की बात सुन के मिस्टर जोश थोड़ा सा घबरा गए। उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें लग रहा था कि शिखर के चक्कर में वो फंस जाएंगे। उनके कई तार शिखर से जुड़े हुए थे। अगर ध्रुव ने शिखर के पास्ट को एक्सपोज करना शुरू किया तो वो अननोइंगली मिस्टर जोश की भी पोल खोल देगा। मेरी बात समझो शिखर, अभी तो मैं तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ तो तुम सेफ भी हो। अगर मिस्टर गिल ने तुमसे डील करना शुरू कर दिया ना तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। मिस्टर जोश की बात सुन के शिखर सरप्राइज रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर जोश किस टीम में है। आज तक तो उन्होंने कभी शिखर का साथ छोड़ा नहीं था।
आप क्या वो ध्रुव गिल का साथ देने वाले थे? आपको जिससे भी डरना है डरिए, मुझे घंटा किसी से डर नहीं लगता, आपसे भी नहीं। जैसे ही उसने फोन रखा, दरवाजे पर दस्तक हुई। शिखर को ये काफी अजीब लगा। क्या मिस्टर जोश उसके दरवाजे पर पहुंच भी गए? जहाँ तक शिखर को याद था, मिस्टर जोश इतने भी क्विक नहीं हुआ करते थे। कौन है गेट पर? शिखर ने उसकी बाहों में सो रही औरत को खुद से दूर किया और तकिए के नीचे रखी बंदूक को टटोल कर देखा, लेकिन दरवाजे के बाहर से जो आवाज आई उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं थी। दरवाजा खोलो, मैं आपका पानी का मीटर चेक करने आया हूँ। शिखर उठ के रूम की खिड़की के पास गया। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो धीरे से अपनी आंख खिड़की के कांच के पास ले गया। उसे समझ आ गया कि जो लोग उसके घर के बाहर खड़े थे वो उसका पानी का मीटर चेक करने तो आए नहीं थे। दरवाजे के बाहर काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे आदमी खड़े थे। ये लोग मिस्टर जोश के सबसे वफादार बॉडीगार्ड्स थे। शिखर उनमें से कईयों को तो पहचानता ही था। उनमें से कईयों के साथ उसने पास्ट में पर्सनली काम किया हुआ था। मिस्टर जोश किसी स्पेशल ओकेजन पर ही अपने इतने सारे बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करते थे। शिखर के घर के बाहर बॉडीगार्ड इकट्ठा करने का क्या मतलब था? ये सोच के शिखर की सांसें तेज चलने लगी। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शिखर की सांसें तेज चल रही थीं। वो मिस्टर जोश को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका फोन उठ ही नहीं रहा था। उसके घर के बाहर मिस्टर जोश के 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। जब उसे समझ आ गया कि मिस्टर जोश पीछे नहीं हटने वाले, तो उसने सिचुएशन को फेस करने की ठानी। शिखर अपने घर की खिड़की खोल के चिल्लाया, मिस्टर जोश, शायद आप ये भूल गए हैं कि ये कठौता नहीं है, दिल्ली है। शिखर हंसते हुए सीढ़ियों से अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगा। उसके साथ घर में मौजूद औरत बुरी तरह से घबरा गई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा था। अरे बेबी, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग गन्स वगैरह लेके मेरे घर के बाहर आ गए हैं। शायद उनका कुछ खेल खेलने का मन है। लेट्स प्ले। शिखर मुड़ के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि औरत दौड़ के घर के मेन गेट की तरफ जा रही है। शिखर की बात सुन के वो बुरी तरह से घबरा गई थी। पागल हो गई है क्या? अगर तुमने गेट खोल दिया ना तो भून डालेंगे मुझे वो लोग। औरत गेट खोल के मिस्टर जोश से दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाए, शिखर सीढ़ियों से कूदता हुआ औरत के पास आया। उसने औरत का हाथ पकड़ के उसे जमीन पर गिरा दिया। मुझे बाहर जाना है, तो तुम्हारे साथ अंदर रहकर मरना नहीं है मुझे। अगर मेरे साथ अंदर रहोगी तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, तुम्हारी मौत होनी तय है। शिखर ने घर के एक मेन गेट और बाहरी वॉल्स की ओर इशारा किया। शिखर के घर की सभी वॉल्स, विंडोज और गेट्स बुलेट प्रूफ थे। बाहर खड़े हुए मिस्टर जोश और उनके बॉडीगार्ड्स को इस बात की भनक भी नहीं थी। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम दोबारा से बाहर भागने की कोशिश तो नहीं करोगी? शिखर ने औरत से पूछा। औरत ने धीमे से अपना सिर हिला दिया। शिखर को औरत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसने एक चद्दर से औरत को बेड के साथ बांध दिया और ऊपर चला गया। शिखर अपने घर की छत पर पहुंच चुका था। उसने नीचे झांक के देखा। मिस्टर जोश अभी भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शिखर थोड़ी देर में घबरा के बाहर आ ही जाएगा, लेकिन शिखर के प्लान्स कुछ और ही थे। शिखर के घर की छत पर एक काफी बड़ी चीज रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसका यूज नहीं किया गया था। उसे कपड़े से कवर करके रखा गया था, जिसपे खूब सारी धूल जमी थी। शिखर ने चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया। कपड़े को झाड़ते ही उसे खांसी आने लगी। धूल उसकी नाक में घुस चुकी थी। थोड़ी देर बाद शिखर ने खांसना बंद किया और मुस्कुराते हुए उस चमचमाती हुई चीज की तरफ देखा। ये एक मशीन गन थी। शिखर मशीन गन को घसीटते हुए छत के किनारे पर ले गया। उसने गन की नली की डायरेक्शन नीचे की ओर कर दी। मशीन की जमीन पर पड़ रही छाया इतनी बड़ी थी कि नीचे खड़े हुए लोगों ने चौंक के ऊपर की ओर देखा। मिस्टर जोश ने शिखर से उम्मीद नहीं की थी कि उसने अपने घर में एक इतनी बड़ी मशीन गन रखी हुई होगी। सारे अंदर की तरफ आओ। मिस्टर जोश ने गार्डन में खड़े हुए अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर आने का इशारा किया ताकि वो मशीन गन की फायरिंग रेंज से बाहर हो जाएं। अपने घर के नीचे मची भगदड़ देख के शिखर जोर जोर से हंसने लगा। अरे मिस्टर जोश, क्या हुआ? मैंने तो मशीन गन बस ऑयलिंग करने के लिए बाहर निकाली है, आपको क्या लगा? शिखर की हंसी सुन सुन के मिस्टर जोश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक तो उनको लग रहा था कि शिखर तो उनका ही बच्चा है, वो उसे मनाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर जोश का वायलेंस करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन शिखर ने मशीन गन निकाल के स्टेक्स बढ़ा दिए थे। अब अगर मिस्टर जोश पीछे हटते तो उनकी बहुत बेइज्जती होती। इसके घर का गेट गोलियों से भून डालो। मिस्टर जोश के मुंह से बस इतना निकलने भर की देर थी कि उनके बॉडीगार्ड्स ने शिखर के घर के गेट और विंडोज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। काफी देर तक गोलियां चलने के बाद मिस्टर जोश को रियलाइज हुआ कि गोलियां किसी भी ऑब्जेक्ट को पार ही नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने हैरान होकर अपने बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा किया। उन्हें एहसास हुआ कि शिखर सच ही बोल रहा था। वो शायद दिल्ली में उसका मुकाबला करने की हालत में नहीं है। मिस्टर जोश, क्या हुआ? गोलियां खत्म हो गई क्या? मैं फेंकूं क्या ऊपर से? मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों की छोटी छोटी गन्स में तो वो गोलियां फिट भी नहीं होंगी ना। शिखर की बात सुन के मिस्टर जोश को बुरा तो लग रहा था,
लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। मिस्टर गिल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं उन्हें किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। मिस्टर जोश की आवाज में दर्द था। इससे एक बात साफ हो जाती थी कि वो ध्रुव को एक बहुत ही ऊंचे पायदान पर रखते थे। हालांकि जब निहाल ने ध्रुव को मिस्टर जोश के फेलियर के बारे में बताया तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने तुमको बोला था ना कि मिस्टर जोश शिखर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम अपनी प्लानिंग पूरी रखो। निहाल ध्रुव की प्रेडिक्शन से इम्प्रेस था। उसने गला साफ करते हुए ध्रुव से पूछा, सर आपको कैसे पता कि ऐसा ही होगा? ध्रुव ने आसमान की ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली। एक तो मिस्टर जोश का दबदबा कठौता तक लिमिटेड है, ऊपर से वो बूढ़े हो रहे हैं। उनके दिमाग में वो अभी भी एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, लेकिन उनके आसपास की सिचुएशंस तेजी से चेंज हो रही हैं, जिसे वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। शिखर जल्द ही उनकी जगह लेने वाला है। ध्रुव ने एक और प्रेडिक्शन कर दी थी। शिकारी क्यों? और भी तो बहुत सारे गैंगस्टर हैं दिल्ली में। निहाल ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आखिर ध्रुव ऐसा क्यों कह रहा था?